हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज से हमने डीआरडीओ सेप्टेम 10 फिटेड ट्रेड का फुल कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया है। उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। आपको डेली शाम 7 बजे, आपको डेली 7 PM पर इसकी वीडियो लेक्चर 1 2 3 डेली मिलती रहेंगी। सो गाइज, थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा। उसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पूरा शेड्यूल एंड आपको कैसे तैयारी करना है। दोस्तों देखिए, आपके पास अगर निमी की बुक है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए पता होगा कि टेक्निकल तैयारी करने के लिए अगर कोई बुक का मास्टर बुक है यानी कि वन ऑफ द बेस्ट है तो वो है हमारी निमी। ठीक है, निमी बुक है। अगर आपके पास निमी का बुक नहीं है तो पूरा निमी का थ्योरी का बुक एंड उसके क्वेश्चंस बैंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले ही मैं एक बार प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपके पास होना चाहिए एशियन का बुक। अगर आपके पास एशियन का बुक नहीं है या अगर आपके पास एशियन का नहीं है तो रॉयल का अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बता देता हूँ जो रॉयल की बुक है उसी का शॉर्ट फॉर्म एशियन है। क्या है, उसी का शॉर्ट फॉर्म एशियन है। अगर आप बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हो तो आपको रॉयल की बुक आपके पास होगी। अगर नहीं है तो आप वहाँ खरीद लीजिएगा, किसी से पुरानी बुक आपको मिल जाएगी। रॉयल में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अगर आपको थ्योरी का अच्छा बेस क्लियर करना है, और रॉयल में बहुत ही सिंपल भाषा है। निमी में थोड़ी शुद्ध हिंदी है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन रॉयल में बहुत ही सिंपल भाषा है। तो रॉयल से आप पढ़िएगा पहले, इसके बाद निमी से पढ़िएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप डीआरडीओ का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो जो हमने कोर्स बनाया है इसे आप रेगुलर देखते रहिएगा, इसकी वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा। और आपको जो मैं पीडीएफ प्राप्त कराता हूं, जैसे कि आज हमारा चैप्टर है सेफ्टी का। ठीक है, सेफ्टी का हमारा चैप्टर है, तो मैं आपको पीडीएफ प्राप्त मैंने टेलीग्राम में करा दिया है। तो आपको करना क्या है, सेफ्टी में जहां मैं इस कोर्स में मैंने बहुत ही रिसर्च किया है, बहुत ही रिसर्च करके इस कोर्स को बनाया है। उससे होगा क्या कि हम अगर पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है। 5 सितंबर आज हो चुका है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, लगभग हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारे पास 4 महीने का टाइम है, और 4 महीने का यानी कि 120 दिन है। 120 दिन में 5 दिन तो निकल ही गए हैं, 115 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो हम प्रत्येक टॉपिक की 2 से 3 वीडियो बनाएंगे। प्रत्येक टॉपिक की 2 या 3 वीडियो, 2 या 3 लेक्चर आएंगे। उसमें आपको सबसे पहले तो जो थ्योरी हम वही पढ़ाएंगे जहां से कोई भी डिपार्टमेंट क्वेश्चन को बनाता, क्वेश्चन को उठाता है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के आईएमपी वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी टॉपिक से आपको वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपका होगा, हर संडे को टेस्ट होगा। यहाँ पर हर संडे को आपका टेस्ट होगा। जो हमने 7 दिन में पढ़ा है वही आपका संडे को टेस्ट लिया जाएगा। एंड गाइज, एक बात और बता दूं, अगर आपको पूरे आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आपको यूथ की बुक जरूर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास यूथ की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास यूथ की बुक नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो। फुल बुक की पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हाई क्वालिटी पीडीएफ फुल बुक की, बिल्कुल सेम टू सेम बुक जैसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यूथ में होगा क्या, यूथ की बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए, क्योंकि यूथ में वही क्वेश्चंस दिए गए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। तो आपके लिए यूथ की बुक चाहिए एंड आपके लिए निमी की बुक चाहिए। ठीक है, निमी की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, यूथ की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। आपके लिए एंड में एक वेबसाइट भी बता दूंगा, जहां से अगर आप कोई भी क्वेश्चंस में फंसते हो तो आप उस वेबसाइट पर जाकर उस क्वेश्चंस
को आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा उसका आंसर एंड सब कुछ एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा, आपको वेबसाइट में बता दूंगा। तो आज का हमारा लेक्चर है सेफ्टी का। हम सेफ्टी में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत थ्योरी है, इसकी कम से कम 7 लेक्चर बनेंगे, लेकिन हमने इसको 2 या तो इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 2 लेक्चर हम बना देंगे, इसकी आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आपको मैं वही पढ़ा रहा हूँ इसमें जहाँ से हर एक डिपार्टमेंट क्वेश्चन उठाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको बिल्कुल फ्री में। आप अगर आपने पेड कोर्स खरीदा है, अगर नहीं खरीदा तो अच्छी बात है, अगर खरीदा है या किसी दोस्त ने खरीदा है, उस पेड कोर्स के लेक्चर को देखिए एंड हमारे फ्री वाले कोर्स के लेक्चर को देखिए, फिर कंपैरिजन करके देखिए कौन सा लेक्चर बेस्ट है। आपको वही फ्री में प्रोवाइड हो रहा है आपके लिए कंटेंट, या आपको पैसों में प्रोवाइड हो रहा है। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हो निमी का PDF ही है, निमी से ही हम पढ़ाएं, क्योंकि निमी की भाषा में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और निमी से ही क्वेश्चंस लेता है हर एक डिपार्टमेंट। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपना सेफ्टी वाले, ये यहाँ पर सिलेबस है आपके लिए, पूरी बुक की PDF सेम टू सेम ऐसी ही PDF मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। या तो फिर मैं आपके लिए एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, अगर कर ले तो अच्छी बात है, वैसे सिंपल ही है, आप ज्वाइन हो जाइएगा तो 5 PDF मिल जाएगी। नहीं तो एक भारत स्किल.com वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाइएगा, ITI पर क्लिक कीजिएगा, फिटर पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको फिटर का फुल मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। ड्राइंग हो गया आपका, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, फिटर थ्योरी हो गई, निमी की फुल आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बात और बता दूं, हमारा 7 दिन का शेड्यूल होगा इस कोर्स का। 7 दिन में आपकी 2 दिन होगी नॉन टेक्निकल और 5 दिन होगी टेक्निकल, 4 दिन होगी टेक्निकल एंड संडे को हमारा रखा जाएगा टेस्ट। ठीक है, संडे को हमारा टेस्ट भी होगा, संडे को हमारी वीडियो भी आएगी। तो 5 दिन होगा टेक्निकल का वीडियो, 2 दिन होगा नॉन टेक्निकल, क्योंकि हमको नॉन टेक्निकल 40 नंबर का DRDO में पूछा जा रहा है, तो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी हम DRDO को एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में समझ में आ गया हो, कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए यहाँ से फर्स्ट चैप्टर देखने को मिल जाएगा सुरक्षा का। तो आपके लिए सुरक्षा अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारा है, लेकिन मैं आपके लिए क्या पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं। तो हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं, ITI के बारे में, DGT के बारे में डिटेल दिया। अगर आपको अगर नहीं पता तो थोड़ी जानकारी ले लीजिए, अच्छी बात है, जानकारी लेना तो अच्छा ही। यहाँ से आपको PPE पढ़ लेना। PPE में कुछ समझाने के लिए नहीं है, सिंपल ही है। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके लिए पता होगा, जो हम अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो PPE कहलाते हैं। तो यहाँ पर PPE के इक्विपमेंट फुल दिए गए हैं, आपको एक बार देख लेना है, बस इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं। जैसे कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का यूज करते हैं, पैर की सुरक्षा के लिए जूते का यूज करते हैं, चश्मे का हाथ की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का यूज करते हैं, ये सब आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें कुछ समझाने को है नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनता है, और क्वेश्चंस कैसा बनता है, कहाँ से बनता है बता देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर टॉपिक है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में यहाँ से देखिएगा, आपको ऊपर तो कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, यहाँ देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ देखिए प्राथमिक उपचार ABC ऑफ फर्स्ट एड। यहाँ पर प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड में ABC 3 यहाँ पर अक्षर का यूज किया गया है। तो यहाँ पर कभी तो A ही पूछ लेता है कि A का क्या अर्थ है, B का क्या अर्थ है, C का क्या अर्थ है। तो मैं आपके लिए सबसे पहले समझा देता हूँ, देख क्या होता है। आप यहाँ पर पढ़ोगे वायुमार्ग, A का मतलब है एयर वे, वायुमार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायुमार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंका अनुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। जब भी हम प्राथमिक उपचार, किसी रोगी का प्राथमिक उपचार करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उसका जो वायुमार्ग है
उसको चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर वो सांस लेने के लिए सही है, खुला है कि नहीं, उसका बायोमार्क बंद तो नहीं हो चुका है। तो यही इसमें दिया गया है। अगर आप ABC का मतलब रॉयल में, एशियन में आपको नहीं मिलेगा, निमी की बुक में ये दिया गया है। अगर आप निमी की बुक नहीं पढ़ोगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रीथिंग यानी कि श्वसन। हमको सेकंड काम क्या करना है, जब भी हम किसी रोगी का प्राथमिक उपचार करते हैं, यदि श्वसन क्रिया रुक गई तो पीड़ित के जल्द ही मृत होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को बचाने के लिए पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। इसके बाद हमको ब्रीथिंग उसका देखना चाहिए कि श्वसन प्रक्रिया रुक तो नहीं गई है। इसके बाद ब्रीथिंग देखने के बाद आपके लिए उसका सर्कुलेशन यानी कि आपको परिसंचरण चेक करना, उसकी नाड़ी जो होती है यानी कि खून का परिसंचरण सही से हो रहा है कि नहीं। तो बी का मतलब, बी का अर्थ आपको पता चल गया होगा, हिंदी में आएगा श्वसन और इंग्लिश में रहेगा ब्रीथिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं परिसंचरण पर। आपको परिसंचरण क्या होता है? रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो, प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो तो निम्न नियम का पालन करना आवश्यक होता है। तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सिर्फ ABC का अर्थ समझना है। A का अर्थ होता है एयरवे, B का होता है ब्रीथिंग, C का होता है सर्कुलेशन एंड CRP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इस फर्स्ट एड चैप्टर है, इसी में आपको CRP का भी फुल फॉर्म एंड कार्य बता देता हूँ। CRP द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर सारी विधि, यहाँ पर पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है कि आप प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हो। तो आपको प्राथमिक उपचार तो किसी को करना नहीं है, आपको क्वेश्चंस कहाँ से बनता है ये आपको पढ़ना है। मैंने ABC का अर्थ बता दिया। अब हम चलते हैं आपके लिए यहाँ पर एक और, यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर चैप्टर, यहाँ पर टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर से क्वेश्चन IMP क्वेश्चंस बनता है, गोल्डन आवर से क्वेश्चन ले लेता है कि गोल्डन आवर्स का समय क्या होता है, पहले के 30 मिनट या बाद के 30 मिनट। तो गोल्डन आवर समझ लीजिएगा। भारत के अस्पतालों में खतरनाक चिकित्सा समस्याओं जैसे कि सिर की चोट, वायुयामी हादसा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि के लिए बेहतरीन तकनीक है, पर मरीज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता क्योंकि उनको यह तकनीक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इन परिस्थितियों में आरंभिक 30 मिनटों में प्राय तुरंत मरने की संभावना सर्वाधिक है। इस अवधि गोल्डन आवर्स कहते हैं। बस इतना ही आपको समझना है। क्या होगा? प्रारंभिक यानी आरंभिक 30 मिनट, आरंभिक 30 मिनट को हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं? आरंभिक 30 मिनट, बाद के 30 मिनट, चोट लगने से पहले ही 30 मिनट, या कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो आपके लिए पता होना चाहिए कि प्रारंभ के 30 मिनट हमारे गोल्डन आवर्स की अवधि में आता है। ठीक है, अब आपके लिए पढ़ना है CPR। तो CPR मैंने अभी बताया था। यहाँ पर CPR का अर्थ आप समझ लीजिए, कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन, जीवन रक्षक हो सकता है। कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन कैन बी लाइफ सस्टेनिंग। यहाँ पर CPR से जीवन को बचाया जा सकता है। CPR पद्धति जिसने सीखी है उस जीवन को बचाया जा सकता है, यानी प्राथमिक उपचार है। उसमें क्या है, देखिए CPR में क्या होता है। CPR का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। अगर आपसे CPR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन बनता है तो CPR का फुल फॉर्म ही पूछता है ज़्यादातर। यहाँ पर पता होना चाहिए कि कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप नोट भी कर लीजिएगा यहाँ पर या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब भी आप लेक्चर को वॉच करिएगा तो कॉपी पेन लेके रखिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें हैं, आपको नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि आप ये लेक्चर देखने के बाद भूल जाओगे। यहाँ पर CPR का अर्थ समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिए क्या CPR होता है। CPR से जीवन को बचाया जा सकता है। यदि कोई CPR जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रहा है तो आप तुरंत CPR को प्रक्रिया शुरू करें, और अगर यदि आपको CPR की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश ना करें। अगर आपको CPR नहीं आता तो आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग इसे गलत तरह से करते हैं और इसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर करने का प्रयत्न ना करें। अगर किसी बेहोश व्यक्ति के आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं हो पाती, लेकिन अगर इस क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानी से किया जाए तो यह बहुत ही लाभदायक होती है।
ठीक है। आपके लिए सीपीआर पद्धति अगर जैसे क्वेश्चन बनता है कि सीपीआर पद्धति का उपयोग हम कब नहीं कर सकते, तो भीड़ भाड़ वाली जगह में हमको सीपीआर नहीं करना है। ठीक है, सीपीआर हमको नहीं करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ए आप नोट कर लीजिएगा, एबीसी को मैंने अभी आपको समझाया है, पूरा याद रखना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। ए का एयरवे, व्यक्ति की सांस रुकावट होने है क्या। ब्रीथिंग, क्या व्यक्ति सांस ले रहा है। सर्कुलेशन, क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ी को स्थान पर चल रहा है। कलाई, कैरोटाइड, ऑर्टरी, ग्रोइन, ये 4 स्थानों पर नाड़ी चेक की जाती है। कलाई एक तो हमारे हाथ में है, कैरोटाइड, ऑर्टरी, ग्रोइन में नाड़ी को चेक किया जाता है कि नाड़ी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपको ये तीनों बातों को नोट करके रखना है। मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट एड के बाद 5S कंसेप्ट। 5S कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। अगर सेफ्टी चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं तो फर्स्ट एड, 5S एंड फायर एक्सटिंग्विशर, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एंड समझ लेते हैं। तो 5S से आपको 5S में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो 5S के 5 यहाँ पर वाक्य हैं उनको याद रखना है। 5 शब्द हैं, जैसे कि सीरी का अर्थ होता है शॉर्ट। 5S का आविष्कार जापान ने किया था। यहाँ पर जापानी भाषा में सीरी को हम यानी कि इंडियन भाषा इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट सबसे पहले कम से कम। फिर शेटन का अर्थ सेट, सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखना। शीशो का अर्थ शाइन। सीकिट्सु का अर्थ स्टैंडर्डाइज, शाइन का यानी चमकना, साफ सफाई रखना। स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड तरीके से रखना। इससे यहाँ पर शिटसुके, यहाँ पर क्या दिया, शिटसुके यानी सस्टेन। यहाँ पर आपके लिए 5 चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि सीरी का अर्थ क्या है। हिंदी में लिखेगा कम से कम या फिर इंग्लिश में लिखेगा शॉर्ट। सीटोन का अर्थ क्या है, तो आपको ऐसे याद रखना है, सीरी का शॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो आपके लिए यहाँ पर जो 5 अच्छे से नोट कर लेना है, 5 बात को यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। सीरी का शॉर्ट, सीटोन का सेट, शीशो का शाइन, सीकिट्सु का स्टैंडर्डाइज एंड शिटसुके का सस्टेन। आपको 5 बात अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। एंड 5S कंसेप्ट पूरा का पूरा मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप। कभी होता क्या है कि 5S के बेनिफिट्स पूछ रहे, तो आपको 5S कंसेप्ट जो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप पूरा अच्छे से समझिएगा यहाँ पर 5S का। यहाँ पर है 5S पद्धति के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ द 5S सिस्टम। तो 5S से हमको क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता में भी, क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होती है और लागत में भी कमी आती है। तो यहाँ पर 5S के ये सब फायदे, यहाँ पर ये भील दिया गया है, इसे आप अच्छे से समझोगे तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या होता है कि क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम्स फ्रॉम अननीडेड एंड एलिमिनेट द लेटर। यहाँ पर बोला गया है कि हमको शॉर्ट कैसे करना है, जिस आइटम की हमको ज़रूरत है उसको हमको पहले रखना है एंड जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हमको बाद में रखना है। तो क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा हमारा जो भी ज़रूरत है, जैसे कि हमारी कोई मान लो किराना की दुकान है, हमारी कोई भी किराना की दुकान है, अगर हम उस दुकान में कोई भी सामान है ऐसे ही बिखेर के डाल देंगे तो कोई सामान जब लेने आएगा तो हमको ढूंढने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी को टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए एंड लागत में कमी करने के लिए जब आप ऐसे ही फैला दोगे तो आपकी क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपके उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी एंड आपको बहुत ही लॉस होगा। तो होगा क्या कि जब हम कोई भी सामान को, जैसे कि यहाँ पर हमारा साबुन है, यहाँ पर हमारा तेल है, यहाँ पर हमारा मसाला है, यहाँ पर ऐसे हम स्टैंडर्ड तरीके से रखेंगे एंड शॉर्ट। यहाँ पर जैसे कि मान लो 5-10 वाला साबुन अलग अलग टाइप कैटेगरी का आते हैं कि नहीं आते हैं, तो पहले हम जैसे यहाँ पर एक अलमारी यहाँ पर रखेंगे 5-5 वाला साबुन, यहाँ पर 10-10 वाला साबुन, ऐसे हम शॉर्ट करके रखेंगे तो हमारी देने में आसान हुई और जल्दी से हम दे सकते हैं। यही वर्कशॉप एंड किसी भी वर्कशॉप का रूल 5S कंसेप्ट पर ही आधारित होता है कि हमको सबसे पहले शॉर्ट करना है, इसके बाद सेट करने का मैंने तरीका बताया अभी कि आपको सही तरीके से रखना है कि आप जो भी वस्तु है आपको जल्दी से मिल जाए।
इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है, कीप नीडेड आइटम इन द करेक्ट प्लेस। जो भी जिस आइटम की आपको ज़रूरत पड़ती है वो एक सही स्थान पर रखा होना चाहिए। टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएटली रिट्रीवेबल। यहाँ पर ऐसी वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए कि हम आसानी से वहाँ पर जा सकें एंड आ सकें। इसके बाद आपका आता है साइन। क्या आता है? साइन, यानी कि एकदम साफ वर्कशॉप जो आपका है, वर्क प्लेस जो आपका है, जहाँ काम है, जहाँ भी आपका वर्कशॉप जो भी है, उसको एकदम साफ एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ एंड क्लीन रखना चाहिए। इसके बाद स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि आपको एक मानकीकरण स्टैंडर्ड तरीके से रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी कोई भी चीज़ प्रॉपर स्थान पर रखी होनी चाहिए। यहाँ पर वही बोला गया, द मेथड ऑफ विच शॉर्ट स्ट्रेटन एंड साइन आर मेड हैबिचुअल। यहाँ पर आपकी एक मानकीकरण, जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हो, यानी कि शॉर्ट, सेट एंड साइन कर लेते, तो आपका एक स्टैंडर्डाइज ऑटोमेटिक ही स्टैंडर्डाइज हो जाता है। जब आप शॉर्ट करोगे एंड सेट भी कर दोगे एंड चमकता हुआ, तो एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मेरे को बताइए। इसके बाद आता है सस्टेन। क्या आता है? सस्टेन। यहाँ पर होता है कि मेंटेन स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर्स। यहाँ पर जो भी आपकी प्रोसीजर है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, वो सस्टेन का अर्थ होता है। अगर आपको 5 में से यहाँ पर 5S का मतलब क्या कि 5S आप देखिए, सब एस से ना, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन। तो आपके 5S का मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट बनाया गया है जापान ने शॉर्ट फॉर्म में, कि आपको 5S याद रखना है और आपका वर्कशॉप जो भी आप कंपनी अच्छे से चलेगी, आपका उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, लागत कम होगी, गुणवत्ता क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो आपको ये 5 जो एस है जो अच्छे से ध्यान में रखना है। इस यहाँ पर नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक ढील के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, बेकार सामग्री का निपटान। आपके लिए डस्टबिन कलर कोड आपने कभी ना कभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखा होगा एंड वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाए, तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ये वही है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी चैप्टर से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस उठा लेता है कोई भी एग्जामिनर। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि बेकार मटेरियल को हम कैसे डिस्पोज करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि औद्योगिक सामग्री का अर्थ है जो सामग्री उद्योग से निकलती, जैसे कि फैक्ट्रियों से, मिलों से, खदानों से। बेकार सामग्री की सूची यहाँ पर देखिए, कॉटन सामग्री, अलग अलग धातुओं की चिप्स एंड तरल सामग्री जैसे लुब्रिकेटिंग, कूलेंट आदि, अन्य कचरे जैसे इलेक्ट्रिक गैस आदि, ये हमारा वेस्ट मटेरियल होगा। अब इस वेस्ट मटेरियल को हम निपटान यानी कि इसको डिस्पोज कैसे करेंगे, उसकी कई पद्धतियां हैं, कई आपकी पद्धति हैं, कई मेथड हैं। तो मेथड भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो हाँ, हमको यहाँ पर मेथड ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली मेथड है कि हम रिसाइकलिंग करें। जो भी वेस्ट मटेरियल अगर रिसाइकल होने लायक है तो हमको रिसाइकलिंग करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा तरीका है डिस्पोज करने का। रिसाइकलिंग क्या होता है कि पुनः यूज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह सामग्री को निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, यह महंगा नहीं है और आप यह आसानी से कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखिए, यदि आप क्या, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप अत्यधिक ऊर्जा और संसाधन का बचाव कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। बहुत अच्छा एक मेथड है रिसाइकलिंग का। अगर आप किसी भी वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट दूसरी मेथड यहाँ पर बताएगी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आप जानते ही होंगे, कंपोस्टिंग मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर। यह एक प्राकृतिक तरीका है। क्या है? एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें कोई खतरनाक बाई प्रोडक्ट नहीं होता। सामग्री निपटान का इस विधि से सामग्री को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है, जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। कंपोस्टिंग में होता क्या है, कोई एक गड्ढा आप बना लीजिएगा, गड्ढे में उस वेस्ट मटेरियल को डालते रहिएगा। जब वो गड्ढा भर जाएगा, उसमें उसका ज़मीन से कांटेक्ट रहेगा, तो क्या होगा, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारे खाद के रूप में बन जाएगा। लेकिन उसमें गड्ढे में आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी ऐसा खतरनाक मटेरियल उसमें नहीं डालना है। खतरनाक मटेरियल का इस तरीके से निपटान आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर खाद बन जाएगा तो यूज भी हो जाएगा एंड उसका निपटान भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है लैंडफिल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सामग्री निपटान करने की लैंडफिल विधि
क्या है, तो आपको पता होगी, जब भी आप बता पाओगे ना। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा लैंडफिल्स का, लेकिन इसकी बहुत सिंपल है। इस विधि में एक बड़ी जगह पर जमीन को खोदकर उससे सारी सामग्री भर दी जाती है। इस विधि में लैंडफिल में यानी लैंड्स में भूमि, फिल्स माने भरना, भूमि भरना, आप हिंदी अर्थ से समझिए कि भूमि भरना। आपके लिए एक भूमि में बहुत यहाँ पर गहरा एक गड्ढा खोद के उसमें ज़मीन में खोदकर उसमें सारी सामग्री को भर देते हैं, तो हमारी सामग्री का निपटान हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी आ जाए कि वह विधि, यहाँ पर आ जाएगा कि सामग्री को निपटान करने की वह विधि जिसमें एक बड़ी जगह पर ज़मीन को खोदकर उसमें सारी सामग्री को भर दी जाती है, वह कौन सी विधि कहलाती है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर आप इनकरेक्ट हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लैंडफिल्स। नेक्स्ट आपकी है बेकार सामग्री को जला देना। अगर जो भी सामग्री होती है, अगर कहीं से 3 विधियों में आपकी सामग्री का निपटान नहीं हो पा रहा है, डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, फिर हमारी लास्ट बचती है कि जला देना। जलाने के बाद तो कोई भी सामग्री उसका निपटान हो ही जाता है। यहाँ पर बर्निंग द वेस्ट मटेरियल आपका आ जाएगा। यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर पाते या लैंडफिल्स को स्थापित करने का उचित स्थान नहीं है तो आप अपने घर में उत्पन्न कचरे को जला सकते हैं। कचरे को ऊंचे तापमान पर नियंत्रित ढंग से जलाना चाहिए जिससे वाष्प और राख बने। यही कि ये कचरे को खत्म करने की मानव विधि है। सबसे लास्ट विधि यही है। ऐसे तो आप सब कुछ जानते हो, इसमें कुछ जाना समझाने का बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एडवांटेज भी कुछ दिए गए। एडवांटेज ऑफ वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने, कार्यशाला बिल्कुल साफ रहेगी, स्वास्थ्य खराब नहीं होता, आर्थिक दक्षता में वृद्धि होती है, वातावरण प्रतिकूल प्रभाव की कमी होती है। ये सब यहाँ पर आपके हैं एडवांटेज। एंड इसकी एक नेक्स्ट विधि है भस्म करना, यानी कि इनिशिएशन। यह कूड़ा कचरा को जलाने की प्रक्रिया जिससे यह अदहनशील राख, धुआं और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक जलाने की प्रक्रिया भस्म करना। यह ऊष्मा आदि को पर्यावरण में मुक्त करता है। यह अपशिष्ट का आयतन 90% कम कर देता है। कभी कभी इसका उपयोग विद्युत पावर उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि धातु को निपटान करने की वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग विद्युत पावर उत्पन्न करने में किया जाता है, तो वह आपकी है इंसिनेरेशन यानी भस्म करना, ठीक है। अब आपको कलर कोड यहाँ पर मैं याद करा देता हूँ। नीचे टेबल पूरी बनी हुई है, लेकिन आपने बहुत बार याद कर लिया होगा। जब क्वेश्चन आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड आप गलत वहाँ पर कर देते हो। मैं आपको एक ट्रिक्स याद कराता हूँ। यहाँ पर पहले बेस्ट कंपैक्शन आप देख लीजिएगा। पुनः उपयोगी बनाना कैसे बनाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलों को एक गलाकर उसको पुनः उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में स्थान की अधिक आवश्यकता होती है, अतः इससे बनाना परिवहन में रखरखाव की कठिनाई आती है, ठीक है। आप किसी भी वस्तु का अगर पुनः उपयोग करते हैं तो वो रिसाइकलिंग हो जाता है, वो मैंने भी समझाया है। लेकिन आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ से जो टॉपिक है वो है आपका कलर कोड। कलर कोड से आपका क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, तो कलर कोड्स आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। आपने अभी तक 4 ही कलर कोड पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए 6 कलर कोड यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आपको 6 कलर कोड यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला कलर है यहाँ पर डस्टबिन का कलर है, कचरे की, यहाँ पर कचरे की सामग्री है, यहाँ पर डस्टबिन का कलर है। तो आपके लिए जैसे कागज, वहाँ पर पूछा जाए कागज के लिए ब्लू कौन सा होता है हमारा, ब्लू कलर यानी कि नीले कलर का डस्टबिन कागज डालने के लिए होता है। एंड प्लास्टिक कैसा होता है, पीला कैसा होता है, पीला। धातु के लिए होता है लाल, कांच के लिए होता है हरा, खाद्य सामग्री के लिए होता है काला एंड अन्न के लिए होता है स्काई ब्लू, ठीक है। ये तो आपने एक बुक से पढ़ा, जैसे आप पढ़ते हो वैसे मैंने पढ़ा दिया। लेकिन याद कराने का कंसेप्ट क्या है, इसमें याद कराने का कंसेप्ट है आपका जैसे कि कागज़ जो होता है, कागज़ अभी छोड़ दीजिए, कागज़ छोड़ दीजिए, प्लास्टिक आप जब बोल रहे हो प्लास्टिक बोल रहे हैं तो यहाँ पर पा जरूर आ रहा है। जब आप पीला भी बोल रहे हो तो इसमें पा आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक एंड पीला। तो हम प्लास्टिक हमको डालना पीले में, प्लास्टिक डालना पीले में, तो एक हमारा याद होगा प्लास्टिक डालना पीले में। धातु एंड अब धातु मेटल्स के लिए आपके लिए याद रखना है, धातु जब हम गर्म करते हैं तो कैसे कलर की हो जाती है,
लाल कलर की यानी कि रेड कलर की। धातु जब हम गर्म करते हैं तो रेड कलर की हो जाती है, तो धातु को गर्म करते हैं तो रेड कलर की हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि धातु को हम जब गर्म करते हैं तो रेड कलर की हो जाती है, तो धातु को हमको डालना है रेड कलर के डस्टबिन में। नेक्स्ट है कांच। कांच की आपने बोतलों को देखा होगा, ज़्यादातर कांच की बोतलें हरे कलर में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपके लिए ऐसे याद रखना है कि जैसे कि कांच की बियर की बोतल या कोई भी बोतल होती है वो हरे कलर में होती है, तो कांच हमको डालना है हरे कलर में। नेक्स्ट आता है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के लिए आपके लिए खाद्य सामग्री के लिए काला एंड अन्य अदर के लिए आपके लिए स्काई ब्लू। तो आपके लिए यहाँ पर 4 याद हो गए हैं। 4 आपके लिए मैंने टॉपिक यहाँ पर एक टेक्स्ट याद करा दिए। एंड कागज़ के लिए आपको बचा है एक ही ब्लू, एंड अन्य के लिए बचा है आपका स्काई ब्लू। ब्लू एंड स्काई ब्लू में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कागज़ के लिए ब्लू यानी कि नीला, एंड अन्य के लिए आपका स्काई ब्लू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर का हमारा टाइम तो हो चुका है, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक को डिस्कस करा देता हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हर एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, हर एक लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। आपने ये पढ़ा भी शायद ना हो, लेकिन इससे जब क्वेश्चंस बनता है तो आपका छूट जाता है, आप बोलते हो अलग से ही क्वेश्चंस आया है। यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के प्रकार, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। आपके लिए यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। यहाँ पर देखिए, शारीरिक खतरा होता है, केमिकल खतरा होता है, जीवन विज्ञान संबंधी खतरा होता है, शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा होता है, एंड आपका होता है यहाँ पर मैकेनिकल खतरा, इलेक्ट्रिकल खतरा, मनोवैज्ञानिक, श्रम दक्षता संबंधी खतरा, अल्कोहल्स, अप्रशिक्षित, खराब और तकनीकी। यहाँ पर तो हम जब डिस्कस करेंगे डिटेल में तब यहाँ पर पढ़ना है। इस साइड आपके लिए इतने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के आपके जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अब आपको एक एक करके डिस्कस करना है। देखिए, यहाँ पर एक एक करके मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोला शारीरिक खतरा यानी कि फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड्स के अंदर कौन कौन आता है, तो आपसे पूछा जाएगा फिजिकल हजार्ड्स। यहाँ पर समझिएगा, फिजिकल हजार्ड सबसे पहले थोड़ा सा और जूम में कर देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आए। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए फिजिकल हजार्ड्स। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि शोर जो हमारा होता है, जो नॉइज़ जो होती है, वो किस खतरा के अंतर्गत आता है, किस हजार्ड्स के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछा जाए कि वाइब्रेशन किस खतरा के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए शारीरिक खतरा। वहाँ पर दिया होगा शारीरिक खतरा, केमिकल खतरा, और जो भी अभी मैंने पढ़ाए थे, जो सब सारे के सारे दिए रहेंगे। 4 ऑप्शंस आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो हमारा फिजिकल हजार्ड्स में कौन कौन आता है, देखिए समझिएगा फिजिकल हजार्ड्स में कौन कौन आता है। एक तो शोर जो हो गया फिजिकल हजार्ड्स में आता है, गर्म तथा ठंडा फिजिकल हजार्ड्स में आता है, वाइब्रेशन फिजिकल हजार्ड्स में आता है, रेडिएशन फिजिकल हजार्ड्स में आता है, एंड सजावट। यहाँ पर आपके 5 जो खतरे हैं वो आपके फिजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा केमिकल हजार्ड्स। तो केमिकल हजार्ड्स में कौन कौन से खतरा आते हैं, जैसे कि ज्वलनशील कब होगा, जब कोई केमिकल जलेगा तभी ना हमको ज्वलनशील खतरा रहने का डर रहेगा। जैसे कि कोई केमिकल हम आपस में मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वो जल जाता है। इस प्रकार से आपका केमिकल हजार्ड्स के अंतर्गत क्या आएगा, ज्वलनशील। विस्फोटक की आपका किसी केमिकल से विस्फोटक हो सकता है। आपसे पूछा जाए कि विस्फोटक किस खतरा के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए केमिकल हजार्ड्स। यहाँ पर विषाक्त, क्षयकारी, रेडियोधर्मी। आपको याद रखना, विषाक्त, क्षयकारी एंड रेडियोधर्मी, ये सब खतरे हमारे केमिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान संबंधी यानी बायोलॉजिकल हजार्ड्स। तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स हमको कैसे हो सकता है, या तो हमको किसी बैक्टीरिया से हो सकता है, या वायरस से हो सकता है, या फंगी से हो सकता है, या प्लांट पेस्ट या इन्फेक्शंस, या हमको बायोलॉजिकल यानी कि बीमारियाँ, बायोलॉजिकल हजार्ड्स हमको हो सकते हैं। तो आपको पूछा जाए कि फंगी खतरा किस खतरे के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आता है। आप इसको बहुत ही
ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा। क्या है शारीरिक यानी कि साइकोलॉजिकल। आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी कभी इंग्लिश कोई हिंदी में लिख के देता है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी याद रखना शाइकोलॉजिकल। बढ़ती आयु, यहाँ पर सेक्स, बीमारी, बुखार, थकावट, ये आपके 6 खतरे आपके जो हैं वो शारीरिक विज्ञान संबंधी यानी कि साइकोलॉजिकल खतरा हो सकता है। किसी की आयु लगातार बढ़ रही है तो उसमें तो कोई केमिकल खतरा नहीं है या कोई ना शारीरिक खतरा, यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल खतरा बन जाता है। या कोई किसी को सेक्स पावर ज़्यादा है कुछ भी है तो ये साइकोलॉजिकल खतरा, या बीमारी किसी को बार बार होती है, बुखार बार बार आता है, थकावट होती है, उसका इस साइकोलॉजिकल खतरे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल है एंड यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल खतरा, जैसे कि गलत प्रवृत्ति है, किसी की धूम्रपान करने की लत लगी हुई है, ये सब यहाँ पर आपके साइकोलॉजिकल खतरे के अंतर्गत आता है। जैसे किसी को अल्कोहल, अप्रशिक्षित, खराब तौर तरीका, अनुपस्थिति, अवज्ञा, आक्रामक बर्ताव, ये सब उसका साइकोलॉजिकल तरीका होता है। दुर्घटना प्रवृत्ति आदि, भावात्मक उत्तेजना, हिंसा, डरावना, धमकाना, यौन उत्पीड़न, ये सब खतरे। देखिए ये सब ऐसे शब्द हैं, अगर आपको यहाँ पर आ गया कि दुर्घटना प्रवृत्ति आदि ये किस खतरे का अंतर्गत आता है तो आपने अगर कभी पढ़ा नहीं होगा तो आप सही से नहीं कर पाओगे, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा कि साइकोलॉजिकल खतरा, हजार्ड्स आपको लगा देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मैकेनिकल हजार्ड्स। मैकेनिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आता है विचारहीन प्रशासन, घेराबंदी ना होना, सुरक्षा उपकरण ना होना, नियंत्रण उपकरण ना होना इत्यादि। एंड की विचारहीन, आपका विचार ही नहीं है किसी काम को करने का और आप काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पर खतरा है आपको। घेराबंदी ना होना, किसी मशीन में सेफ्टी गार्ड ना लगा होना, ये सब यानी घेराबंदी के अंतर्गत सेफ्टी गार्ड नहीं लगा होगा, आप काम करोगे तो आपको खतरा हो सकता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो मैकेनिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आता है। सुरक्षा उपकरण ना होना, सुरक्षा उपकरण नहीं, जैसे कि आप ग्राइंडर चला रहे हो, वहाँ पर गॉगल्स ही नहीं है, चश्मे नहीं है और आप ग्राइंडर चला रहे हो तो आपको आँख का खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वहाँ पर मैकेनिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नियंत्रण उपकरण ना होना, कोई भी उपकरण नहीं है वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए कोई काम आप कर रहे हो, वहाँ पर आपका खतरा हो सकता है। अब आ जाता है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, लेकिन 2-3 खतरे जैसे कि साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, ये खतरे आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। यहाँ पर अर्थिंग ना होना, अर्थिंग नहीं होगी तो आपको इलेक्ट्रिकल खतरा हो सकता है। शॉर्ट सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिकल खतरा, लीकेज धारा, खुला तार, फ्यूज ना होना, फ्यूज नहीं लगा होगा तो भी हमारे कई उपकरण जल सकते हैं, जैसे कि तेज लाइट आएगी तो अगर फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो हमारे उपकरण जल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल खतरे के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा एर्गोनॉमिक, यहाँ पर श्रम दक्षता संबंधी खतरा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब होना, मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब होना, मशीन का लेआउट गलत होना, मशीन सही तरीके से रखी ही नहीं गई, जिस तरीके से रखना है उस तरीके से रखी ही नहीं गई, वो श्रम दक्षता संबंधी खतरा के अंतर्गत आता है। डिजाइन गलत होना, जिस डिजाइन में बननी थी उस डिजाइन हमारी कोई चीज़ या कोई टूल या कोई मशीन नहीं बनी है। हाउस कीपिंग खराब होना, जहाँ हम मशीनें सब कुछ रखी हुई हैं वहाँ का हाउस कीपिंग यानी कि वहाँ की रख रखाव एंड सुरक्षा ही सही नहीं है, तो एर्गोनॉमिक हजार्ड्स के अंतर्गत आता है। गलत टूल्स आदि, टूल्स ही सही नहीं है तो एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, सुरक्षा नियम ब्रेकर एक दुर्घटना मेकर है। अब आज का लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए इस चैप्टर, ये जो हमारा सेफ्टी चैप्टर है, इसके हमारे 3 लेक्चर आएंगे। सेकंड लेक्चर में आपका पूरा थ्योरी, इसका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा एंड थर्ड लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें आपको इसकी IMP क्वेश्चन से डिस्कस करा दिए जाएंगे। तो आपके 3 लेक्चर में पूरा सेफ्टी का
चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आपको 3 लेक्चर देखने के बाद कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।